a girl's body is driven by hormones. PCOS में एक गर्ल की बॉडी की वायरिंग बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाती है। कोई डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा इरेगुलर पीरियड्स है या एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए जाएगा और उसको डिटेक्ट करती है उसकी डॉक्टर की आपको तो PCOS है। तो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट्स विद डाइट एंड लाइफस्टाइल। डाइट एंड लाइफस्टाइल का इतना मेजर रोल है, इवन मोर देन द हार्मोनल या नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट। डाइट में देखो प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इंक्लूड प्रोटीन इन ईच एंड एवरी मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स। एक वुमन की वेलनेस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ फैट जो उसकी डाइट में होता है। And we should focus more on the diet और exercise, because usually क्या होता है फीमेल एक्सरसाइज पे तो काफी ध्यान देती हैं बट डाइट में वो निगलेक्ट कर देती है। अनहेल्दी वेट गेन है और उसको PCOS है, तो जो सो कॉल्ड योयो डाइट्स, सो कॉल्ड क्रैश डाइट्स, सो कॉल्ड स्टार्वेशन डाइट्स हैं, जूस डाइट्स हैं, डिटॉक्स डाइट्स हैं, वो तो बॉडी पे काम नहीं करेगी। तो PCOS की वजह से सिम्टम्स हो रहे हैं या फिर थायराइड की वजह से सिम्टम्स हो रहे हैं? आज की डेट में 1 out of every 7 women has either PCOS और थायराइड। इसमें ना अगर वेट लॉस करना है तो बस इंटरमिटेंट कर लो, चाहे दिन में आप छोले भटूरे खा रहे हो। दूसरी चीज, जिन लोगों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, जैसे कोई PCOS है केस या फिर थायराइड इशू है ना, या डायबिटिक्स हैं या कोई गट वाले इश्यूज हैं, जैसे कि किसी को एसिडिटी होती है या एसिडिटी से माइग्रेन होता है, तो इन लोगों को बिल्कुल भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। हर हर महादेव निकिता, हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट में। इट इज प्लेजर टू होस्ट यू। एंड आइडियली हम लोगों को एज फीमेल्स बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। एंड आई बिलीव जितनी ऑडियंस है उनमें भी बहुत सारी फीमेल्स होंगी और इवन मेल्स होंगे जो अपने पार्टनर्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उनके पास भी। सो यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड अस थ्रू ऑन डिफरेंट टॉपिक्स अबाउट विमेंस हेल्थ। सो दैट वुड बी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन दैट विल हैव टुडे। So ideally, PCOS is one of the things जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा concerned रहते हैं आजकल, specifically females आजकल अपने lifestyle की वजह से usually PCOS के through, I would say a lot of females are going through PCOS. So मैं आपसे समझना चाहूँगी what exactly it is, because for example मैं हूँ, मेरे को probably मैंने कहीं इंटरनेट पे सर्च किया होगा, पढ़ा होगा या फिर कोई रील ही देखी होगी फॉर दैट मैटर, मुझे लगेगा क्या मेरे को भी सेम सिम्टम्स है तो क्या मुझे भी PCOS है, बट वो वैसे नहीं होता है, करेक्ट? सो यू गाइड अस थ्रू कि अगर एक फीमेल कैसे आइडेंटिफाई करे कि शी इज गोइंग थ्रू PCOS और इज इट समथिंग एल्स? ओके, देखो PCOS का सबसे पहले तो फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड इट इज सेम एज PCOD, जो काफी कॉमन वर्ड है, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। सो ये वर्ड्स दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। नाउ PCOS बेसिकली प्रॉब्लम है हार्मोन्स की विमेन में जो रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं। बाय रिप्रोडक्टिव एज आई मीन जिन गर्ल्स के पीरियड स्टार्ट हो चुके होते हैं टिल द टाइम मेनोपॉज नहीं आता, दैट इज द एज ब्रैकेट, रिप्रोडक्टिव एज ब्रैकेट। इस बीच में PCOS कभी भी हिट कर सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स कि क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सो इसमें ना क्या होता है बेसिकली निधि, बॉडी की, एक गर्ल की बॉडी की वायरिंग बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है? बाय वायरिंग आई मीन अ गर्ल्स बॉडी इज ड्रिवन बाय हॉर्मोन्स, ठीक है? हॉर्मोन्स का एक लड़की की लाइफ में इतना बड़ा रोल है दैट आई कांट इवन एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस। मतलब एक लड़की की जो बॉडी है दैट इज ड्रिवन बाय हॉर्मोन्स इन एंड आउट। अभी क्या है PCOS में, जो रिप्रोडक्टिव हमारा एक ट्रैक्ट है, ओवरीज है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली वहाँ का जो भी फिनोमिनन होता है, जैसे पीरियड्स आते हैं गर्ल्स को, है ना, तो वो पूरा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है। अभी सिस्ट जब बन जाते हैं तो एग्स जो फॉर्म होते हैं ओवरीज में वो नहीं निकलते जब अपने ड्यू टाइम पे निकलने चाहिए। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से ये कंडीशन कॉल्ड PCOS ये बॉडी में हिट कर जाती है। पर इसकी आयरनी ये है कि इसके बारे में बहुत लंबे टाइम तक पता नहीं चलता अगर कोई अपना अल्ट्रासाउंड ना कराए या फिर उसको बड़े प्रोमिनेंट सिम्टम्स ना आए। बाय प्रोमिनेंट सिम्टम्स आई मीन स्टबर्न एक्ने ऑन द फेस, ठीक है, या फिर फेशियल हेयर ग्रोथ, एबनॉर्मल फेशियल हेयर ग्रोथ, या फिर मेल पैटर्न बॉल्डनेस। बाय मेल पैटर्न बॉल्डनेस मतलब जो ये वाला एरिया होता है
यहाँ पे बॉल्ड पैचेस, यहाँ से हेयर थिनिंग होना, यहाँ से हेयर फॉल होना, ये चीज होती है। देन इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। बाय इरेगुलर पीरियड्स आई मीन कि एक महीने में बहुत ऑफन किसी किसी को एवरी 10 days पीरियड्स होते हैं, किसी किसी को 3-3 महीने नहीं होते। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये इस कॉमनली इस कंडीशन के अंदर आते हैं जिसका अम्ब्रेला टर्म है PCOS। And is it a lifestyle disease? Yes, of course, it's a in and out lifestyle disease. In fact, बहुत लोग, जो मैं आपको ये बता रही हूँ सिम्टम, बहुत लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को मतलब जो ऐसे सिम्टम्स आते हैं छोटी चीज़ों से स्टार्ट होते हैं, करते करते वो बॉडी में इतने बड़े हो जाते हैं कि इंसान का जो रूट है बॉडी का वो चला जाता है प्री डायबिटीज वाली स्टेट पे। क्योंकि ये सारा जो प्रॉब्लम है ये इंसुलिन हार्मोन होता है, उसके मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ की वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो अगर ये चीजें शुरुआत में ध्यान नहीं रखी गई तो इट कैन एक्चुअली लीड अप टू डायबिटीज, प्री डायबिटीज एंड देन डायबिटीज। एंड हाउ डू वी मैनेज, कैसे ध्यान रखें? मतलब लाइफस्टाइल डिजीज है तो मैं अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करूं ताकि मैं इसको स्टार्टिंग से ही मैनेज कर सकूं? फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर बाई चांस मुझे पता चल गया है कि यार मुझे PCOS है, सो आफ्टर दैट क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स में लूं कि वो और खराब ना हो, रादर टोन डाउन हो जाए? ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया ये इन एंड आउट लाइफस्टाइल इशू है एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी टू मैनेज इट थ्रू लाइफस्टाइल। इनफैक्ट अगर किसी लड़की, द गर्ल्स हु आर लिसनिंग टू अस, कोई डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा इरेगुलर पीरियड्स है या एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए जाएगा और उसको डिटेक्ट करती है उसकी डॉक्टर की आपको तो PCOS है, तो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट्स विद डाइट एंड लाइफस्टाइल। डाइट एंड लाइफस्टाइल का इतना मेजर रोल है, इवन मोर देन द हार्मोनल या नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट से भी, कि पूरी की पूरी कंडीशन को बहुत अच्छे से मैनेज भी किया जा सकता है एंड रिवर्स भी किया जा सकता है। नाउ स्टार्टिंग विद डाइट, कुछ डाइट का हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फॉर गर्ल्स हु आर हैविंग PCOS। डाइट में देखो प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है कि इट्स द क्या वर्ड मैं यूज करूं, मतलब रामबाण एग्जैक्टली, इट्स द रामबाण। सो प्रोटीन इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। सो हैक नंबर 1 आई वुड से दैट इंक्लूड प्रोटीन इन ईच एंड एवरी मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, जो कुछ भी है अपना सब कुछ प्रोटीन सेंट्रिक रखिए। अब काफ़ी इंटरनेट पे आजकल ज्ञान बट रहा है कि ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए या प्रोटीन लेना ही नहीं चाहिए या ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। राइट। सो उसके लिए देखो कहीं ना कहीं एक सच बात ये है कि अगर किसी इंसान का गट सेट नहीं है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट डाइट में ऐसे बहुत इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन सोर्सेज हैं जो हम डाल सकते हैं, जिनकी डाइजेशन इज इजी एंड बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी इजी होती है एंड इतना दिक्कत नहीं आता है। जैसे कि ग्रीक योगर्ट है, जैसे कि सीड्स एंड नट्स हैं। जरूरी नहीं है कि वे प्रोटीन ही लेना है प्रोटीन के नाम पे, है ना। फॉर पीपल हु आर वेजिटेरियंस, ग्रीक योगर्ट इज एक्सीलेंट प्रोटीन। दाल्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मूंग दाल इज वेरी गुड, स्प्राउट्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये सारी चीजें हम डाल सकते हैं अपनी डाइट में वेजिटेरियन सोर्सेज में। नॉन वेजिटेरियन में लीन चिकन ब्रेस्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, फिश इज अ वेरी गुड ऑप्शन, एग्स तो हमारे हैं ही बहुत अच्छी ऑप्शन। तो ये सारी चीजें डाल सकते हैं। किसी को वे प्रोटीन नहीं सूट करता तो प्लांट प्रोटीन डाल लो। प्लांट प्रोटीन बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इनफैक्ट आजकल तो प्रोटीन पाउडर्स जो अच्छे क्लीन लेबल्स हैं उनके अंदर पहले से ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। सो इट्स इजी टू ब्रेक डाउन इन द बॉडी। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोटीन पाउडर्स ही खराब हैं, डाइजेस्ट करना मुश्किल है। और ये तो हो गया डाइट वाला पार्ट। आई थिंक एक्सरसाइज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो वो कैसे यूजुअली वन शुड कीप, वी शुड फोकस मोर ऑन द डाइट और एक्सरसाइज, बिकॉज यूजुअली क्या होता है फीमेल्स एक्सरसाइज पे तो काफी ध्यान देती हैं बट डाइट में वो निग्लेक्ट कर देती हैं, हेंस उनका फैट लॉस जर्नी की मतलब इन अ वे बैक सीट पे बैठ जाता है। सो हाउ डू यू सजेस्ट, फॉर एग्जांपल मैं एक फीमेल हूँ, राइट, आई एम ट्राइंग टू लूज वेट, सो व्हाट शुड आई डू इन माय डाइट and probably अगर मैं PCOS के थ्रू जा रही हूँ, what should I do in terms of diet also as well as other activities also to give a push to my fat loss journey? Okay, so देखो सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि
कोई भी इंसान अगर फैट है उसके हिसाब से या अनहेल्दी वेट गेन है और उसको पीसीओएस है, तो जो सो कॉल्ड योयो डाइट्स, सो कॉल्ड क्रैश डाइट्स, सो कॉल्ड स्टार्वेशन डाइट्स हैं, जूस डाइट्स हैं, डिटॉक्स डाइट्स है, वो तो बॉडी पे काम नहीं करेगी, ठीक है। वही मैं बोल रही हूँ, रूट ही अलग पकड़ना पड़ेगा, वाया हॉर्मोन्स हमें बॉडी में एड्रेस करना पड़ेगा उस फैट लॉस को किक स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कैलोरी डेफिसिट डाइट्स भी यहाँ काम नहीं करती जब तक आप अपने हॉर्मोन्स को एड्रेस नहीं करोगे। अगर पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो वेट लॉस नहीं हो सकता। अगर वो वेट लॉस करने की आपने कोशिश करी उस तरीके से तो वो आप और गड़बड़ी कर बैठोगे। सो इसलिए बेटर नॉट टू ट्राई, एड्रेस द हॉर्मोन्स। बाय एड्रेसिंग द हॉर्मोन्स हम उसकी बात करेंगे आगे कि हमने कैसे अपने हार्मोनल हेल्थ को एड्रेस करना है। एंड जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो वेट लॉस भी होता है या वेट लॉस फैट लॉस भी होता है। एंड साथ में you end up balancing your hormones. By balancing your hormones I mean मैंने जितने भी symptoms बताए थे स्टार्टिंग में, आप अपने एक्ने मैनेज कर लेते हो, अपनी हेयर फॉल को मैनेज कर लेते हो, आपके एनर्जी लेवल्स बेटर हो जाते हैं, आपका मूड बेटर हो जाता है, ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग आपकी बेटर हो जाती है। And what's the root? मतलब Okay, good. Yeah. So now talking about that, see, it's always 80% diet and 20% workout, okay? But जो 20% वर्कआउट है ना, वो इम्पोर्टेंस वहाँ कम रेशियो दिया गया है। आई फील इट्स 50-50 ऑनेस्टली, आई फील इट्स लाइक दैट। सो डाइट तो अपनी काम करती ही है एंड साथ में हमारा एक्सरसाइज। तो अगर हम डाइट से स्टार्ट करें, मैं पहले डाइट की हम बात करते हैं, देन विल कम टू वर्कआउट्स की वर्कआउट्स में क्या कर सकते हैं फॉर पीसीओएस, ठीक है। सो डाइट में प्रोटीन नंबर 1 जैसे मैंने बताया, नंबर 2 पे आता है आपका गुड सोर्सेज ऑफ फैट। अब फैट लोगों को सुन के लगेगा कि अरे बॉडी में तो ऑलरेडी पहले से ज्यादा मिथ है इंडिया में रिगार्डिंग फैट्स, घी नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। सो वो जरूर आज हम डिबक कर दो। डेफिनेटली, मतलब इट इज माय फेवरेट टॉपिक आल्सो बिकॉज आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ गुड हेल्दी फैट्स। आई मीन आई लव ईटिंग फैट्स एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट। बहुत जरूरी है अपनी डाइट में डालना, स्पेशली फॉर विमेन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक वुमन की वेलनेस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ फैट जो उसकी डाइट में होता है। बाय फैट आई मीन यू नो थिंग्स लाइक घी, कोकोनट ऑयल, आपका एवोकाडोज, कोकोनट्स, ठीक है, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर एंड गुड फैट। सो ये सारी चीजें अपनी डाइट में डालना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली बहुत भर भर के नहीं डालना, बट हर मील में एक छोटा जो पोर्शन है फैट्स को एलोकेट करना है। अब इसका साइंस क्या है, जब हमारी मील्स में फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स, तो वो ब्लड शुगर स्पाइक को बैलेंस करता है, ठीक है। फैट्स एंड प्रोटीन टुगेदर दे बैलेंस द ब्लड शुगर स्पाइक जो अदरवाइज कार्ब से हो जाता है। जैसे पोहा किसी ने खा लिया, फॉर एग्जाम्पल खाली पोहा खा लिया, बहुत कम सी वेजिटेबल्स हैं और ज्यादा ध्यान नहीं दिया प्रोटीन पे, फैट पे, it will cause a blood sugar spike even though पोहा is healthy. So अब उसको बैलेंस कैसे करना है पोहा को? पोहा के अंदर या तो बहुत सारे पीनट्स डाल लो, ठीक है, या बॉइल्ड पीस डाल लो फॉर प्रोटीन, एंड फैट के लिए टेक सम एवोकाडो या फिर एग योक ले लो साथ में, या फिर उसमें उसको देसी घी में बना लो या कोकोनट ऑयल में बना लो या अच्छे वर्जिन ऑयल, सेसमी ऑयल या एवोकाडो ऑयल में बना लो, है ना। सो ऐसे बैलेंस करके चलना और फैट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है टू मैनेज पीसीओएस। बहुत बड़ा रोल है। इंटरेस्टिंग। यूजुअली फैट को जब कोई फैट लॉस जर्नी करते हैं सबसे पहले जैसे कि कार्ब्स कम खाने हैं, घी ऑल दैट, तला भुना दिस दैट, ये नहीं खाना। ऑफ कोर्स वो नहीं खाना, बिकॉज़ दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। बट वो करेक्ट फैट्स फाइंड आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लवली कि आपने बताया कि वो क्या क्या फैट्स हैं जो अपन खा सकते हैं। सेकेंडली, पीसीओएस के साथ यूजुअली ना आजकल थायराइड और पीसीओएस, मतलब ये दोनों इतने मेजर टर्म्स हैं जो आजकल अगर इफ आई हैव फ्रेंड ऑफ 10 गर्ल्स उनमें से 5 या 6 को होगा फॉर श्योर। सो थायराइड भी अगेन यू नो इट्स ऑन अनदर लेवल हाइप नाउडेज। So वो भी again lifestyle disease है according to me. So how do we manage that also and how do we figure out कि यार ये मेरे को PCOS की वजह से symptoms हो रहे हैं या फिर thyroid की वजह से symptoms हो रहे हैं, because उस पर भी I think almost same symptoms होता है, hair thinning है, weight gain है, then you know stuff like that. तो वो अपन कैसे find out करें? For test है, but उसके अलावा भी are there any other ways to figure out? Yes. देखो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि किसी भी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, किसी को भी बैठे बैठे हो सकता है। आज की डेट में 1 out of every 7 वुमन
हैज आइदर पीसीओएस और थायराइड, ठीक है। ये बॉडी में ऐसे अटैक करता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा बेट, बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज। मतलब आपका खान पान कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें इग्नोर करते हैं, वी डोंट पे इम्पोर्टेंस ज्यादातर, मतलब यूजुअल पॉपुलेशन है ना। तो ये ऐसा हिडन एक साइलेंट अटैक करता है दैट यू वुडंट इवन गेट टू नो। तो पता ही सारा कहाँ से चलता है, हल्का सा जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे किसी को एकदम से ऑल ऑफ अ सडन धीरे धीरे एक्ने शुरू हो गई या हेयर फॉल शुरू हो गई, तो इट कैन बी अ स्टार्टिंग साइन ऑफ पीसीओएस। अब पीसीओएस की हमने बात करी थी, पीसीओएस की प्रॉब्लम मैंने समझाई इंसुलिन की वजह से होती है। इंसुलिन इज अ हार्मोन जो हमारी ब्लड शुगर बैलेंसिंग को बॉडी में संभालता है। नाउ कमिंग टू थायराइड, थायराइड का जो रोल है ना बॉडी में, वो वो क्या संभालता है, वो संभालता है हमारा एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो बॉडी का पूरा जो मेटाबॉलिज्म है इज ड्रिवन बाय थायराइड। अब बाय मेटाबॉलिज्म आई मीन इट्स लाइक द इंजन ऑफ द कार। जैसे कार इज ड्रिवन बाय द इंजन, ऐसे हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी कितनी ज्यादा एक्टिव है इनएक्टिव है डिपेंड्स ऑन हाउ आवर मेटाबॉलिज्म इज, ठीक है। सो ये रोल प्ले करता है थायराइड। इन शॉर्ट, थायराइड गवर्न्स द इंटायर बॉडी, पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम हमारी बॉडी में मेजर जो मेटाबॉलिज्म का रोल है और एनर्जी प्रोडक्शन का रोल है, दैट कम्स फ्रॉम थायराइड, ठीक है। अब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे पता लगता है। देखो, सबसे पहले तो एकदम से सडन वेट गेन, सडन वेट गेन अगर एक लेडी का या किसी गर्ल का शुरू हो जाए, सो दैट इज अ साइन कि बॉडी में थायराइड इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो गया है। इसमें होता है हेयर थिनिंग, अगेन अ कॉमन सिम्टम बिटवीन पीसीओएस एंड, है ना। In fact, weight gain is also a common symptom between PCOS and thyroid. इसमें ना एकदम से बैठे बैठे यू नो द पर्सन लाइक ऑल ऑफ अ सडन उसको ना एकदम से ठंड लगने लग जाए, सेंसिटिविटी टू कोल्ड बोलते हैं। तो एकदम से बैठे बैठे ठंड लगना, लाइक अगर रूम में 5 लोग बैठे हैं तो जिसको थायराइड इम्बैलेंस शुरू हुआ है उसको ज्यादा ठंड लग रही होगी एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। सो ये इसका सिम्टम है। फिर आता है फटीग, अनएक्सप्लेन्ड फटीग, मतलब इतना आप थक रहे हो कि कोई कारण नहीं है। यूजुअली भी आप अपना फंक्शनिंग करते हो बट एकदम से आपको थकावट ज्यादा होने लग गई है, तो इट कैन बी अ साइन कि आपका थायराइड इम्बैलेंस होना शुरू हो चुका है। सो ये कुछ कॉमन साइंस हैं जिससे पता लग जाता है कि अब थायराइड की इम्बैलेंसिंग हो रही है बॉडी के अंदर एंड इट्स टाइम टू गेट इट चेक्ड। अब कौन से टेस्ट होते हैं, यूजुअली लोग कराते हैं T3, T4, TSH, बट देयर इज वन मोर टेस्ट जो थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि थायराइड कंडीशन जो है वो बॉडी में ऑटो इम्यून है या क्या है, दैट इज एंटी-TPO। एंटी-TPO या एंटी-TPO, ये हर किसी को कराना चाहिए whoever is going for थायराइड टेस्टिंग। थायराइड पैनल जो भी करा रहा है उसको एंटी-TPO टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ये वाला टेस्ट तो आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज अगर आपके जो ये टेस्ट होते हैं उसमें कोई मेंशन भी नहीं करता ये वाला टेस्ट, या एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यूजुअली देखो हाशिमोटोज सुना होगा आपने नाम, है ना। तो जो हाइपोथायराइड केसेस होते हैं, एंड ज्यादातर हमने हाइपोथायराइड के बारे में ज्यादा सुना है, हाइपरथायराइड भी होता है बट इट्स नॉट वेरी वेरी कॉमन। हाइपोथायराइड जिसमें इंसान का वजन बढ़ जाता है वो बहुत कॉमन है, और हाइपोथायराइड आता है इट्स इट कोरिलेट्स विद हाशिमोटोज। हाशिमोटोज भी एक तरीके का थायराइड होता है बट वो ऑटो इम्यून थायराइड कंडीशन होती है। सो 80% ऑफ हाइपोथायराइड केसेस आर हाशिमोटोज, और वो कहाँ से पता लगता है हमें, एंटी-TPO टेस्ट कराने से। और थायराइड का जब अपन टेस्ट करा लेते हैं तो यूजुअली डॉक्टर्स अपने को एक मेडिसिन पे डाल देते हैं, राइट, और वो बोलते हैं लाइफ लॉन्ग यू हैव टू टेक दिस वन मेडिसिन ऑफ व्हाटएवर NCG एंड ये आपका चलेगा फॉरएवर, सो अबाउट दैट यू हैव टू टेक। सो इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक दैट मेडिसिन, या फिर अपन उसको लाइफस्टाइल से भी रिवर्स कर सकते हैं? देखो, व्हाट डू यू सजेस्ट एज अ पर्सन हु नोज इट? ओके, देखो, सी विद PCOS आई सजेस्ट कि वो एक ऐसी कंडीशन है जो हम डाइट एंड लाइफस्टाइल से रिवर्स कर सकते हैं। द पर्सन कैन गेट ऑफ द मेडिकेशन, देयर आर गुड चांसेस द मेडिकेशन आपकी छूट सकती है। बट थायराइड केसेस में देखो, थायराइड केसेस में ना क्या होता है, मेडिकेशन टेपर डाउन हो सकती है बट मेडिसिन खानी तो पड़ती है। एक बार लग गई मेडिसिन तो वो खानी पड़ती है। बट हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई इंसान अगर 120 mcg ले रहा है तो वो धीरे धीरे टेपर डाउन, वो डाइट एंड लाइफस्टाइल से मैनेज हो जाएगा, तो वो करते करते 88 पे आ जाए, देन वो 76 पे आ जाए, फिर वो धीरे धीरे
बेटर हो गया सिचुएशन तो 50 पे आ जाए और फिर उस पे मेंटेन कर ले, तो ये जरूर हो सकता है, बट खानी पड़ती है बिकॉज एक बार थायराइड की गड़बड़ शुरू हो गई ना तो वो रिवर्स करना इज वेरी वेरी आजकल पहले अब हमें लगता था कि सिर्फ फीमेल्स को थायराइड ज्यादा आता था, बट आजकल आई एम सीइंग अ ट्रेंड जिसमें मेल्स को काफी Yes. ज्यादा थायराइड आ रहा है। करेक्ट। सो उनकी बॉडी में क्या क्या इम्बैलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ थायराइड? बिकॉज फीमेल्स का यू हैव शेयर कि वेट गेन हो जाता है, हेयर थिनिंग एंड यू नो अदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स। मेल्स के साथ हाउ डज इट गो? देखो फीमेल्स की बॉडी में जो मेजर गवर्निंग हार्मोन्स होते हैं उनका नाम होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ऐसे ही मेल्स की बॉडी में जो गवर्निंग हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। सिम्टम्स आर सेम, उसमें भी अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होता है फॉर द मेल, बहुत लेथार्जी होती है, काम करने का मन नहीं करता, बहुत ज्यादा फटीग होता है, तो इसीलिए सिम्टम्स तो दोनों के सेम है, बट हाँ आजकल बहुत ज्यादा ये आ रहा है कि मेल्स को भी अफेक्ट हो रहा है एंड लॉट ऑफ मेल्स आर कमिंग अप विद हाइपोथायराइड। सो निकिता, आपने इतने ब्यूटीफुली अभी समझाया कि मेल्स को भी इश्यूज हो रहे हैं, फीमेल्स को भी इश्यूज हो रहे हैं, राइट? सो देयर हैज टू बी समथिंग इन आवर डाइट्स और प्रोबेबली इन आवर लाइफस्टाइल जो हम कर सकते हैं टू ऑफ कोर्स, मतलब रिवर्स नहीं कर सकते बट मैनेज कर सकते हैं या फिर मेंटेन कर सकते हैं। सो व्हाट आर दोस स्टेप्स दैट वी शुड टेक? सी फॉर थायराइड ना, जैसे मैंने बताया पीसीओएस में कि हमें प्रोटीन डाइट में डालना है, हमें फैट्स डालना है। नाउ हमें वी ऑल्सो हैव टू पे अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू फाइबर। बाय फाइबर आई मीन हमारी हरी सब्जियां, ठीक है, हमारे फ्रूट्स विद द स्किन, जैसे एप्पल हो गया, कीवी हो गया, कीवी विद द स्किन इज वेरी गुड फाइबर। With the skin usually Yes. so we peel it off and then we have. बट विद द स्किन इट इज वेरी गुड फाइबर, तो हमें फाइबर डाइट में डालना बहुत जरूरी है। तो पीसीओएस के जितने भी डाइटरी टिप्स हमने शेयर किए थे वो सब अप्लाई करेगा यहाँ पे, इन एडिशन टू फ्यू मोर थिंग्स जो अब हम डिस्कस करेंगे। देखो थायराइड में बहुत मेजर रोल होता है डाइट का, क्योंकि थायराइड एक ज़्यादा बड़ा इशू है पीसीओएस से, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट की, बेसिकली आयोडीन की। तो अब जैसे बहुत बड़ा मिथ है कि हमें थायराइड में आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, हमें वो सॉल्ट नहीं, ये सॉल्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Everybody is shifting to pink salt nowadays. हाँ, तो वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमें आयोडाइज सॉल्ट अपनी डाइट में डालना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडरेशन में खाना है, बट खाना है, क्योंकि हमारा आयोडीन का एक सोर्स है। नहीं तो सीवीड का सप्लीमेंट होता है, वी हैव टू रिजॉर्ट टू सप्लीमेंट्स, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि पहले हम फूड फर्स्ट अप्रोच रखें। तो आयोडाइज सॉल्ट अपनी डाइट में डालिए फॉर थायराइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा थायराइड में अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो सेलेनियम एंड जिंक, ये दो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं थायराइड की मैनेजमेंट में। अब सेलेनियम कहाँ से आएगा? Exactly. आपने सुना होगा ब्राजील नट्स, हाँ. हैव यू हर्ड ऑफ Yeah, ब्राजील yeah. नट्स? सो हैव फॉर पीपल हु आर सफरिंग विद थायराइड, दिस इज अ वेरी वेरी अगेन अ रामबाण, 2 ब्राजील नट्स एवरी डे सोक्ड, ये अपनी डाइट Overnight soaked or soaked in the ओवरनाइट सोक, ये अपनी डाइट में डालिए एंड ये बहुत अच्छी बैलेंसिंग करता है। सेलेनियम का बहुत अच्छा सोर्स है। सेलेनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है थायराइड केसेस में। Okay, and zinc where जिंक वी does गेट it come? फ्रॉम पंपकिन सीड्स, Okay. वी गेट फ्रॉम आमंड्स। तो जिंक हम अपनी डाइट में यहाँ से डालेंगे। बेसिकली नट सीड्स आर वेरी रिच सोर्स ऑफ जिंक, सो जिंक को यहाँ से अपनी डाइट में डालिए। नाउ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी होता है, सो वी हैव टू ऐड दैट ऑल्सो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है। तो ये वाले जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इन थायराइड केसेस, क्योंकि ये डिप्लीट हो जाते हैं जब बॉडी में थायराइड की कंडीशन आती है। तो ये बिल्कुल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बहुत हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आयरन एंड विटामिन डी। ये दो बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो थायराइड केसेस में यूजुअली कम पाए जाते हैं एंड हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारी डाइट में वाया सप्लीमेंट या फिर वाया नेचुरल फूड सोर्सेस पूरे हो। विटामिन डी देखो यूजुअली इंडियंस में डेफिशिएंट होता है, सो मॉर्निंग सनलाइट इज अ गुड सोर्स। मॉर्निंग मतलब बिफोर 8 AM वाला जो सनलाइट होता है, दैट इज गुड टाइम टू सोक द सन बेदिंग के थ्रू। Otherwise supplement of course, and iron we have to consume in our diet, and iron को ध्यान रखना है, आयरन हमेशा विटामिन सी के साथ लेना है, तभी उसकी absorption अच्छी होती है। Correct. And also vitamin D and iron,
Likewise, B12 and B6 are also vitamins जो usually Indians में कम पाए जाते हैं because हमारा डाइट थोड़ा सा messed up है. So वो वाले उनके लिए do we change something in our diet or do we take supplements only for the same? नहीं, देखो B12 एंड विटामिन डी ना यूजुअली हमें सप्लीमेंट्स के थ्रू ही करना होता है, बट जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, सेलेनियम, जिंक हो गया, तो ये हम अपनी डाइट से पूरा कर सकते हैं. बट डी एंड B12 यूजुअली हमें सप्लीमेंट्स चाहिए. Correct. And when we talk about thyroid, Nikita, usually thyroid में females को जब होता है उनको periods में again बहुत ज़्यादा issues आते हैं, right? Delayed periods, PMS होता है and other major symptoms are also there. So plus बहुत ज़्यादा cramps होते हैं, correct? So उनको how do I manage with my diet or probably some other inputs that you can give? देखो, जब फॉर पीरियड क्रैम्प्स वार्म कंप्रेसेस प्ले अ गुड रोल. वार्म कंप्रेसेस बहुत अच्छे रहते हैं. उसके अलावा मसाजिंग द लोअर एब्डोमेन विद क्लव ऑयल या कैस्टर ऑयल. ये पेन रिलीविंग ऑयल्स होते हैं. तो ये अगर कोई जिसको पीरियड क्रैम्प्स हो रहे हैं या मेंस्ट्रुअल पेन ज़्यादा है, तो ये रात को सोने से पहले अगर वो मसाज करे अपनी लोअर बेली पे, तो दिस रियली गिव्स अ गुड रिलीफ. इसके अलावा एडिंग मैग्नीशियम इन योर डाइट वाया सप्लीमेंट या फिर वाया फूड सोर्सेज लाइक पम्पकिन सीड्स, डार्क चॉकलेट में बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम रिच फूड्स ऐड करने से पेन रिलीव होता है. एडिंग कैमोमाइल टी एट नाइट इज वेरी गुड फॉर पेन रिलीविंग. एडिंग अश्वगंधा एट नाइट इज वेरी गुड फॉर पेन रिलीविंग. तो ये सब करने से हमारा पेन में काफ़ी फर्क पड़ता है, और जिसको भी पीरियड पेन्स या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं उसको ये करना चाहिए. एंड उसके अलावा ये तो हमारा तब हो गया जब हमें हो रहा है ऑलरेडी पेन, राइट? उससे पहले भी इन माय साइकिल में ऐसा क्या करूं सो दैट व्हेन द टाइम इज देयर तो मेरे को इतने ज़्यादा क्रैम्प्स ना आए या फिर इतना ज़्यादा पेन ना हो? कुछ मेजर्स में ले सकते हैं, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंटेंट नाउडेज जिसमें वो बोलते हैं वन शुड नॉट कंज्यूम कॉफ़ी. कॉफ़ी आपके पेन को इवेंचुअली जब पीरियड्स होंगे तो उसको राइज करेगी. सो इज इट ट्रू या फिर ये गलत है? मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट ऑन दिस? देखो, कॉफ़ी इज़ अ ट्रिगर फॉर द गट. ठीक है, जिसको सेंसिटिव गट है तो उसको तो कॉफ़ी ज़्यादा नहीं कंज्यूम करनी चाहिए. बट 1 कप अ डे इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके. क्योंकि कॉफ़ी क्या करता है ना, हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल. तो कॉफ़ी कॉर्टिसोल को भी स्पाइक कर देता है. आजकल कॉर्टिसोल इज लाइक अनदर बज़वर्ड. हर कोई कॉर्टिसोल के बारे में बात कर रहा है, हम भी करेंगे. So you would tell me, कॉफी क्या करता है ना, कॉफी कॉर्टिसोल को स्पाइक करता है. ठीक है, पर कॉफी लेने का सही तरीका होता है. देखो, 3 बजे दिन में 3 बजे के बाद कॉफी नहीं लेनी चाहिए. गिल्टी. हाँ, ये आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस है कि दिन में 3 बजे के बाद कॉफी नहीं लेनी चाहिए. अगर कॉफी लेनी है, सेफ टाइम जोन इज बिफोर 3 PM. मॉर्निंग तो है तो बेस्ट है. एक तो ये रूल है. दूसरा, बेड टाइम कॉफी का द पर्सन whenever the person wakes up और उसको अगर बेड टाइम टी या कॉफ़ी चाहिए तो स्पेसिफिकली बेड टाइम कॉफ़ी इज़ नॉट अ गुड आइडिया. वो भी गलत है. अगर कॉफ़ी लेनी ही है, ब्रेकफास्ट के अपने आसपास लो, ब्रेकफास्ट करो, 15 मिनट का गैप दो, टेक योर कॉफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है, और बॉडी में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. एंड एंजॉय दैट कप. एंड कॉफ़ी के साथ देयर इज दिस वन मोर थिंग दैट गोज. कॉफ़ी के साथ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जितने भी आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सुबह कॉफ़ी लेते हैं विद मिक्स्ड विद घी. सो वो क्या है एग्जैक्टली? हाँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है. इट्स अ गुड थिंग. घी कॉफ़ी इज देखो, जैसे मैंने बताया आपको कि फैट्स डाइट में ऐड करने हैं, है ना, तो ये वही कॉन्सेप्ट है. स्टार्टिंग योर डे विद गुड फैट्स. ठीक है, देखो, अब सपोज किसी की वीकनेस है कि उसको कॉफ़ी से ही दिन शुरू करना है. ठीक है, वो ट्राई करेगा कि ठीक है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं मॉर्निंग में नहीं लेना, वो ट्राई तो करेगा. बट अभी किसी की अगर वीकनेस है कि दिन शुरू नहीं कर सकते तो बिना कॉफ़ी के, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट अपना ये रख दो कि उसमें आप 1 चम्मच घी डालो एंड हैव योर घी कॉफ़ी. बिकॉज दैट वे ना कॉफ़ी आपके गट को इतना ज़्यादा फिर वो सेंसिटाइज नहीं करेगी. वो बेटर तरीका है कॉफ़ी पीने का. ओके. घी कॉफ़ी इज़ अ गुड वे. या तो उसमें घी डालो 1 चम्मच या उसमें कोकोनट ऑयल डालो, सेम थिंग, कोई फ़र्क नहीं है. एंड वो आपकी बॉडी में नुकसान कम करता है. अंडरस्टूड. यस. एंड अभी जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, बात हुई कॉर्टिसोल की. कॉर्टिसोल अगेन एक हार्मोन है जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं ऑनलाइन. प्लस बहुत सारे मिथ्स भी हैं और बहुत सारे कोई भी रीज़न होता है किसी की बॉडी में, यूजुअली दे टॉक किया मेरा कॉर्टिसोल हाई है. So as a female or probably as a male also, I don't know, मतलब you guide me through on this कि क्या रहता है इसका, how does it go, how do I figure out कि मेरा cortisol level high हो रहा है, low हो रहा है,
प्लस क्या जो भी मेरी बॉडी में फैट है इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल कि मैं नहीं लूज़ कर पा रही हूँ, और उसको फिर मैं मैनेज कैसे करूँ? देखो कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, ठीक है, और ये हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा कॉर्टिसोल बैलेंस में है, हम अलर्ट फील कर रहे हैं, हम अपना दिमाग चला रहे हैं, वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, हम सोच रहे हैं हमने क्या बोलना है, इन सब के पीछे कॉर्टिसोल का रोल है, ठीक है। गड़बड़ कहाँ होती है, जो कॉर्टिसोल हद पार कर जाता है, मतलब लेवल बियॉन्ड ही चला जाता है, वहां पे गड़बड़ होती है। और वो क्यों जाता है, वो क्यों वो लेवल पार करता है, जब इंसान की माइंड में, बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो वो कॉर्टिसोल बहुत फ्लक्चुएट करता है, बहुत ऊपर नीचे होता है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी बैड साइन। और वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस के लिए, लाइक एंजाइटी, लाइक डिप्रेशन, लाइक एक्सट्रीम स्ट्रेस। तो फिर आपको पता ही है डिप्रेशन से क्या क्या होता है ना। वो तो मतलब नाउ आई थिंक पीसीओएस तो हम क्या ही बात कर रहे हैं, जितने डिप्रेशन के हमारे केसेस होते हैं आजकल। और मैं कैसे फिगर आउट करूँ कि मेरे को ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं कॉर्टिसोल की वजह से हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर वे है उसको फिगर आउट करने का? देखो कभी कभी क्या होता है ना, इंसान का जो थ्रेशोल्ड होता है स्ट्रेस के साथ डील करने का, वो ना उसको थोड़ा थोड़ा खुद भी समझ में आने लग जाता है। सपोज कोई सिचुएशन आई, ठीक है, एंड आप उस सिचुएशन में बहुत आराम से, बहुत कामली आप डील कर रहे हो, आपको पता है कि ठीक है थोड़ी बहुत दिक्कत है बट आई गेट आउट ऑफ इट, मेरा हो जाएगा मैनेज, तो यू आर फाइन। आपने अपने ऊपर उस चीज़ को हावी नहीं होने दिया। बट कभी कभी क्या होता है ना, छोटी सी भी सिचुएशन होती है और वो इंसान एकदम से हाइपर हो जाता है, फिर उसको लगता है कि यार पहले तो मैं ऐसा नहीं बिहेव करता था, पर अब मुझे एकदम से क्या होने लग गया है, मैं ऐसे क्यों बिहेव करूं, मैं इतनी गुस्से में क्यों हूं, मैं आजकल मुझे क्या होने लग गया है। तो इसका मतलब अंदर बॉडी में कॉर्टिसोल इम्बैलेंस चल रहा है, एंड आपको उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। उसको एड्रेस करने की भी बहुत सारी लाइफस्टाइल टिप्स हैं जो हम बात कर सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों को इससे मदद मिलेगी। We should श्योर आप definitely- शेयर करो यार कैसे मैनेज करें। मतलब यूजुअली मैं देख रही हूँ आजकल फीमेल्स में बहुत ज्यादा हो रहा है ये। बहुत ज्यादा एजिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, अनॉय हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो मे बी इट इज बिकॉज ऑफ दिस, राइट? सो हम कैसे उसको मैनेज करें? देखो सबसे पहला तो मैं ये बोलूंगी कि वन इज स्पिरिचुअलिटी, ओके, बट एवरीबडी इज नॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, हर इंसान का वो इंक्लिनेशन नहीं होता, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। अगर जैसे कोई मंदिर जा रहा है या कोई प्रे कर रहा है घर में, एक होता है ना प्रेयर से आप सरेंडर सीखते हो, तो ये एक बहुत बड़ा जो मेरे को हेल्प करती है ये चीज़, बिकॉज आई डू इट। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम खुद के रिचुअल्स की बात करें तो थिंग्स लाइक बेयरफुट वॉकिंग ऑन द ग्रास, जैसे रोज सुबह या तो अपने घर में कोई छोटा सा अगर गार्डन है या घर के पास कोई पार्क है तो वहाँ पे जाइए एंड 10 मिनट नंगे पैर रोज गार्डन में चलिए, लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स। ये बहुत हेल्प करता है आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री होने में। अब लोग बोलेंगे कि यार ये इतना टाइम थोड़ी ना है हमारे पास, बट ये चीज़ें एक्चुअली में बहुत हेल्प करती है। खाना खा रहे हो, खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद, वैसे बेटर पहले ही रहता है, 5 डीप ब्रेथ्स बिफोर एवरी मील, ठीक है। ये बहुत काम डाउन करता है आपके नर्वस सिस्टम को, है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए इंटेंशनली। जर्नलिंग रियली हेल्प्स। जर्नलिंग इन द सेंस, जैसे मॉर्निंग में उठ रहे हो या तो एफर्मेशंस प्रैक्टिस, जैसे आजकल मैनिफेस्टेशन की सब बात कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर लो, ठीक है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसिंग कर लो, तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो ये ना बेसिकली these things bring you in the रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। अगर मैं इसको डाइट से, लाइफस्टाइल से और हम जो चीज़ें डिस्कस करें वहाँ रिलेट करूँ, तो ये सारी चीज़ें हमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लेकर आती है, हमारे कॉर्टिसोल को बैलेंस करती है, हमारे दिमाग को शांत करती है। इन अ नटशेल हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, ओवरऑल फंक्शनिंग को बहुत बेहतर करती है। वर्सेस अगर हम बहुत स्ट्रेस में हैं, वी आर इन द फाइट एंड फ्लाइट मोड। फाइट एंड फ्लाइट इज ओके, यू आर सिटिंग ऑन अ प्रेशर कुकर एंड यू कैन ब्लास्ट एनी टाइम। सो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसी जोन में रहते हैं आजकल। ग्राउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ। गुस्से को अपने शांत रखो। जब भी गुस्सा आ रहा है तो सोचो कि ठीक है, बोलने से पहले आई शुड नॉट हर्ट एनीबडी, सोच समझ के बात करो। सो ये सारी चीजें बहुत रोल प्ले करती है कि आप अपनी लाइफ में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कहाँ किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ जा रही है। देखो, जो इंसान काम कर रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो तो हमने करना ही है, बट हम उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। करेक्ट।
एंड अगेन हम जितनी भी सारी बातें कर रहे हैं, there's one thing common, डाइट, राइट? मतलब एवरीथिंग गोज बैक टू व्हाट यू आर पुटिंग इनटू योर बॉडी, आपका Yes. डाइट कैसा है। Yes. और हम इंडियंस में सबसे ज्यादा डाइट ही हमारा मेस्ड अप होता है, राइट? बिकॉज हम कभी बचपन से हमें नहीं सिखाया जाता कि यार कैसे आप मैनेज करो अपने डाइट को, कौन कौन से न्यूट्रिशंस आपको लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। मतलब इट्स मोर ऑफ लाइक जो यूजुअल आपका हाउस होल्ड में बनता है, सबने खा लिया एंड इट्स डन, राइट? हम फोकस नहीं कर पाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ फीमेल इन माई लेट 20s, राइट? सो मेरी क्या डाइट होनी चाहिए वर्सेज अ फीमेल हु इज इन हर लेट 40s और प्रोबेबली रीचिंग द एज ऑफ मेनोपॉज, तो उनका क्या डाइट होना चाहिए, प्लस अ टीनेजर ऑल्सो, राइट? सो ये तीन कंपेरिजन कैन वी डू। हियर फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फीमेल हु इज बिटवीन एन एज ऑफ से 15 to say 18 or 20 for that matter. Then there's a female who's between an age of 20 to 30, and then the females who are above 40 and beyond, moving towards menopause. तो इन तीनों का डाइट में कुछ डिफरेंस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ उनका क्या हार्मोनल एज चल रहा है, प्लस क्या फिजिकल स्टेट चल रहा है। देखो लेट 20, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द टीनेजर्स, जो जिनके नए नए अभी मेंसेस स्टार्ट हुए हैं, जो फेज में एडजस्ट हो रहे हैं, रेगुलराइज कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ऐसा होता है कि किसी के अगर नए नए स्टार्ट हुए हैं मेंसेस, तो वो ये मान के चले कि साइकिल्स को एडजस्ट होने में बॉडी थोड़ा टाइम लेगी। तो बहुत बार ऐसा होगा कि कभी 1 month हो रहा है, फिर नहीं हो रहा, फिर हो रहा है। तो इट इज नॉर्मल फॉर अ पीरियड ऑफ लाइक 6 to 8 months बॉडी एडजस्ट, वो नॉर्मल होता है। उस टाइम पे घबराना नहीं है कि क्यों नहीं हो रहे एवरी मंथ एंड ऑल दैट, बट इट्स नॉर्मल। अब उसमें करना क्या है, एवरी टाइम आपने यही ध्यान रखना है कि आप अपनी डाइट में हर मील में यू आर हैविंग प्रोटीन इन एवरी मील। अब प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा वो एक अलग इशू है, कैसे डाइजेस्ट कराना है वो भी वी कैन डिस्कस, बट प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है प्रोटीन? क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, जो हमारी सेल की आउटर लाइनिंग है, ठीक है, हमारे जो हॉर्मोन्स हैं, ये सब बहुत ज्यादा इनकी जो फॉर्मेशन है ना बॉडी के अंदर डिपेंड्स कि हमारा प्रोटीन इनटेक कितना है। डिवॉइड तो नहीं है कहीं हम प्रोटीन में, तो बहुत जरूरी है, ठीक है। गुड फैट्स मैंने बताया, देसी घी से डरो मत। इवन इफ योर फैट, अगर किसी का वेट भी ज्यादा है, देसी घी से डरो मत, वो आपको इवेंचुअली वेट लॉस में हेल्प करने वाला है, तो डरने की कोई बात नहीं है। सो फैट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड फाइबर, ठीक है। सो प्रोटीन, फैट्स एंड फाइबर। फाइबर मैंने बताया नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स लाइक किनुआ, मिलेट्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए डाइट में। नाउ उस इंसान में क्या ध्यान रखना है जो टीनेज में है, कार्ब्स पे बहुत ध्यान रखना है। बाय ध्यान रखना आई डोंट मीन कि कार्ब्स को कट करना है, बाय मिनिमाइजिंग कार्ब्स आई मीन कि अपनी प्लेट को बैलेंस करना है। बाय बैलेंसिंग आई मीन आपकी आधी प्लेट में फाइबर और प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 प्लेट में थोड़ा फैट होना चाहिए और रिमेनिंग 1/4 शुड बी कार्ब्स। अब आपके प्लेट, जब हम ये बात कर रहे हैं तो आवर एडिटर्स कैन ड्रॉ द प्लेट एंड गिव दिस एज एन एग्जाम्पल। जब हम ऐसे खाना खाएंगे, इसको बोलते हैं प्लेटिंग सिस्टम, जब हम इस तरीके से खाना खाते हैं तो हमारे कार्ब्स का जब इनटेक इतना रहता है तो वो हमारी ओवरऑल हार्मोन्स की फंक्शनिंग में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता, वो बैलेंस हो जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती। और ये बिल्कुल सही पैटर्न है खाना खाने का। सो यंग गर्ल्स ऑफ एज 14 to 20, उन्होंने इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। नो सप्लीमेंट्स, नथिंग, सिर्फ अपनी प्लेट को बैलेंस करो और आगे बढ़ो, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट 20s में अब आपके कुछ ईयर्स हो चुके हैं, पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं, बॉडी थोड़ा सा यूज टू हो चुकी है, हॉर्मोन्स का थोड़ा अपहीवल ऊपर नीचे हो चुका है, अब हम बैलेंसिंग वाले थोड़े जोन में आ चुके हैं। अब हमने चीजें जैसे अब हमने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सो देयर आर फ्यू हैक्स जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग इज अ वेरी गुड हैक टू रेगुलराइज पीरियड्स बोल लो, टू बैलेंस हॉर्मोन्स बोल लो। सीड साइकिलिंग बहुत अच्छा एक हैक है। अब सीड साइकिलिंग में क्या करना है, सो फर्स्ट 15 days ऑफ द पीरियड, सपोज किसी गर्ल को पीरियड स्टार्ट हुआ 1st of December, तो 1st of December से लेके 14th of December तक आधा साइकिल उसने खाने हैं पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, ठीक है। और 15th December से लेकर 30th December तक उसने खाने हैं सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स, चारों सीड्स एक एक चम्मच। रॉ और should we saute them? No, raw is fine, सिर्फ फ्लैक्स सीड्स रोस्टेड होने जरूरी है। पंपकिन, सनफ्लावर और सेसमी रॉ चलेगा, but they should be non-salted. And at what time we should eat them for the best? Anytime. अब उसको स्मूदी में डाल के खा लो, उसको रॉ सुबह अर्ली मॉर्निंग खा लो, उसको बेड टाइम पे खा लो, नो रूल इन दैट।
किसी भी टाइम आप ले सकते और क्वांटिटी क्या होगी? 1 teaspoon. 1 teaspoon 1 teaspoon of each seed. So pumpkin, flax का combo, and then second half of the cycle is sunflower and sesame का combo. So this is an excellent remedy to balance your periods, hormones, everything. This is like again a रामबाण to balance hormones. So ये एक बहुत अच्छा तरीका है. Again अब हमें कुछ साल हो गए, हम प्रोटीन पे ध्यान अगर दे रहे हैं, तो अब ये जो 20s का टाइम है, इस टाइम पे भी वी कैन नॉट आई वुड से इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, बट थोड़ा सा हम क्वालिटी को भी और बेटर कर सकते हैं. और अगर बॉडी का रिस्पॉन्स अच्छा है, बॉडी अच्छा डाइजेस्ट कर पा रही है, तो वर्क ऑन इंक्रीजिंग द प्रोटीन. अगर कोई इंसान 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट खा रहा है, तो अब उसको 1 ग्राम पे ले आओ. अगर वो पहले से 1 ग्राम खा रहा है, तो अब 1.2 पे ले आओ. तो ये सारी थोड़ी कैलकुलेशन करके, थोड़े वो देखकर आप अपना प्रोटीन इंटेक और बढ़ा सकते हो. आई वुडंट से कोई 1 ग्राम खा रहा था अभी पीछे और एकदम से उसको 2 कर दो. ऐसे मत करो. सी द डाइजेस्टिबिलिटी, सी की वो बॉडी में क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे अब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रही, कहीं ब्लोटिंग तो नहीं हो रही, और उस हिसाब से धीरे धीरे इंक्रीज करो. जितना प्रोटीन अच्छा खाओगे, जितना आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर पाएगी, उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. एंड फॉर द फीमेल्स जो मेनोपॉज में है या फिर मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, राइट, उनके हार्मोन्स इवेंचुअली बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, करेक्ट? सो वो कैसे मैनेज करे फिर? देखो 35 के बाद, इनफैक्ट 30 के बाद ही हमारी बॉडी में कोलेजन भी बहुत कम हो जाता है. इनफैक्ट आजकल कोलेजन का बहुत ये लोग लिंक कर रहे हैं एंटी एजिंग से एंड ऑल दैट. बट कोलेजन इज इम्पोर्टेंट और इसका सप्लीमेंट लेना अच्छी बात है. अब सप्लीमेंट भी ऑप्शन है. अदरवाइज जो नॉन वेजिटेरियंस है, बोन ब्रॉथ इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कोलेजन. हमारे जॉइंट्स के लिए कोलेजन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मेनोपॉज की तरफ आप जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपके जॉइंट्स वगैरह कंडीशन काफी वीक होने लग जाती है, कैल्शियम डेफिशिएंसीज होने लग जाती है. सो कोलेजन प्लेज अ ह्यूज रोल एट दैट टाइम. तो कोलेजन या तो सप्लीमेंट के थ्रू ले लो इफ यू नो अ क्लीन सोर्स ऑफ कोलेजन, और एल्स बोन ब्रॉथ ले लो, विच इज ऑल्सो वेरी गुड. वेजिटेरियन डाइट में नहीं होता है? वेजिटेरियन डाइट में कोलेजन इज नॉट देयर. होता है एक रेकी मशरूम्स आते हैं, उसका ब्रॉथ बनता है, बट इट्स नॉट वेरी फीजिबल, इट्स नॉट रेडिली अवेलेबल. सो आई वुड सजेस्ट कि कोई अगर वेजिटेरियन है, तो वेज, इनफैक्ट वेज कोलेजन का भी है कुछ ब्रांड्स, बट वेज कोलेजन का भी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं. तो अगर आप वेजिटेरियन हो, फोकस ऑन इंक्रीजिंग द प्रोटीन, दैट्स इट. पर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो एंड यू कैन टेक नॉन वेज कोलेजन या फिर बोन ब्रॉथ, देन डेफिनेटली गो फॉर इट. अंडरस्टूड. सो जो मेनोपॉज की तरफ है, उनको कोलेजन का ध्यान रखना है. कोलेजन का ध्यान रखना है, विटामिन डी का ध्यान रखना है. विटामिन डी बहुत जल्दी डिप्लीट होता है बॉडी से. विटामिन डी लेवल्स अपने रेगुलर चेक कराते रहिए. अगर उसमें जरूरत है तो उसमें सप्लीमेंट लेने की, तो बिल्कुल मत सोचो कि सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है. वो जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी से हमारी बॉडी के अंदर पता नहीं कितने फंक्शंस मैनेज होते हैं. सो विटामिन डी एट दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो कैल्शियम डेफिशिएंसीज, विटामिन डी डेफिशिएंसीज की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और ये सब की प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे. सो वी हैव टू बी रियली केयरफुल. हमें बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, नर्व्स हेल्थ, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है ड्यूरिंग मेनोपॉज. डाइट से भी मैनेज करना है, फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है. वर्कआउट्स भी आप इतने अग्रेसिव नहीं कर सकते. अगर वर्कआउट्स कर रहे हो, फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. बॉडी वेट स्ट्रेंथ से कर लो. अगर वेट्स नहीं कर पा रहे, रेजिस्टेंस बैंड्स यूज कर लो. रेजिस्टेंस बैंड इज ऑल्सो धीरे धीरे आप उसकी तरफ प्रोग्रेस कर सकते हो. बट फोकस ऑन ऑल दिस बिकॉज दिस एक्चुअली हेल्प्स यू विद योर जॉइंट हेल्थ. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का तो बहुत बड़ा मिथ है ना, दैट फीमेल शुड नॉट डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बट आपने जैसे बोला, यू नो, इट हेल्प्स. सो कैन यू डिबग दिस आल्सो फॉर द ऑडियंस कि शुड फीमेल्स डू इट, एंड व्हाट एज इज द करेक्ट एज इसको स्टार्ट करने के लिए किसी भी फीमेल के लिए? बिकॉज यूजुअली बोलते हैं कि 30 के बाद तो करना ही चाहिए हर एक फीमेल को, बिकॉज आपका मसल मास कम होता चला जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन. So if you could just help us. देखो विथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना, ये भी एक बहुत बड़ा बोन है हमारी बॉडी के लिए. मतलब जितना मैंने बताया कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है. किसी भी लड़की को ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं मेरे मसल्स तो नहीं बन जाएंगे या कहीं मैं मैनली तो नहीं लगने लग जाऊंगी, बिकॉज ऐसा नहीं होता है. मसल इज एक्चुअली योर रियल एंटी एजिंग थिंग इनसाइड योर बॉडी. ओके, वही आपको बचाएगा एंटी एजिंग, मतलब एजिंग से. This will make you look young. This will protect your body. तो मसल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. मसल को प्रिजर्व करो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जरूर ध्यान दो, क्योंकि कार्डियो करते रहोगे, बोलोगे कि वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, मैं ट्रेडमिल पे 1 घंटा भाग लूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला है. आप अपनी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ा के बैठ जाओगे, स्ट्रेस बढ़ा के बैठ जाओगे, और
2 बीमारियां और लेके बैठ जाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि कार्डियो से बीमारियां आती हैं, बट अगर आप सिर्फ कार्डियो कार्डियो करते रहोगे, इट इज एन एडेड स्ट्रेस टू द बॉडी। तो सिर्फ कार्डियो पे मत फोकस करो, 10-15 मिनट्स आपने कार्डियो कर लिया, उसके बाद मेजर फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आजकल ये चलता है ना, कार्डियो करो, सो उसके बाद बहुत ज्यादा कार्डियो करने के बाद भी आपका स्किन थोड़ा ना, आई वुड से लटक जाता है, राइट, इफ यू डोंट डू दैट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला पार्ट। सो वहाँ पे फीमेल्स यूजुअली फोकस नहीं करती। 90% ऑफ द फीमेल्स आई गो टू जिम, वो सब ट्रेडमिल पे चढ़े होते हैं। रेयरली कोई फीमेल है जो वेट टच कर रही हो, और उनका वेट भी नहीं रिड्यूस हो रहा होता। वो लगे रहते हैं ट्रेडमिल पे, पर उनका कोई वेट रिड्यूस हो रहा होता। सो आई थिंक जो वेट ट्रेनिंग करते हैं उनका वेट जल्दी रिड्यूस हो जाता है इन कंपैरिजन टू जो खाली कार्डियो करते हैं। देखो, असली जो मैं गोल्डन रेमेडी बताऊं फॉर वेट लॉस, आई वुड से गुड प्रोटीन, लिमिटेड कार्डियो, गुड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, गुड फैट्स फॉर हॉर्मोन्स, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अगर हॉर्मोन्स गड़बड़ा फैट नहीं लूज कर सकते पीसीओएस की कंडीशन में, मैंने बताया था। तो ये जो 4 चीजें हैं, दिस इज लाइक अ गोल्डन रूल फॉर फैट लॉस। तो ये सब कुछ जब तक नहीं होएगा ना आपके लाइफ में, आपकी लाइफस्टाइल में, फैट लॉस गेट्स वेरी डिफिकल्ट। या फिर वो गंदा वाला फैट लॉस होता है जिसमें आपकी बॉडी की स्किन हैंग कर रही है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपकी स्किन से शाइन चली गई, आप फोकस नहीं कर पा रहे, आपका मूड खराब है, तो उस टाइम फटीग है। हाँ, और वो फैट लॉस ऐसा है, वो आपका 1 महीने के लिए हो गया, उसके बाद यू एंड अप गेनिंग डबल। वो ऐसा वाला फैट लॉस। और ये भी बहुत ज्यादा चलता है आजकल, है ना, कि मैंने क्रैश डाइट करके वेट तो लॉस कर लिया, आफ्टर सम टाइम मेरा वेट जो वापस गेन होगा उसको लूज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट। सो उसको अगर मेरे को हेल्दी वे में वेट लूज करना है, तो जैसे आपने बोला प्रोटीन आई वुड हैव टू टेक केयर ऑफ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुझे करना पड़ेगा, राइट। बट उसके बाद मेरे को जब मेंटेन करना है वो वेट, तो मैं कैसे करूँ? मेंटेन करने का भी यही तरीका है, कंटिन्यू विद योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपने ये ध्यान रखना है कि सपोज मान के चलो कि यू आर यूज्ड टू डूइंग अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज, सपोज आप फ्री बॉडी वेट स्क्वाट्स कर रहे हो, ठीक है, वो आप कर रहे हो, उसमें आपको स्टार्टिंग में मुश्किल हो रही है, आपको कभी कभी स्पैजम्स भी आ रहे हैं, आपकी बॉडी अभी इतनी नहीं है यूज्ड टू, तो अभी आप करो उसको। पर जब आप उस स्टेज पे आ जाते हो कि अब आप यूज्ड टू हो गए हो, अब आप कर रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, अगले दिन आप नॉर्मल हो, आपको कोई स्पैजम्स नहीं हो रहे, कोई पेन्स नहीं हो रही, तब इसका मतलब अब आपकी बॉडी यूज्ड टू हो गई है। नाउ इट्स टाइम टू गो हायर, now it's time to go higher, now you add some weights, maybe you add 2.5 kgs। फिर जब उससे करोगे तो थोड़ी बॉडी पे वेट आ गया ना, जॉइंट्स पे, और वेट बढ़ गया, तो अब वो करो। फिर जब उस पे यूज्ड हो जाओगे, एड इन 5, तो धीरे धीरे ऐसे वेट्स बढ़ाओ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग। क्योंकि एक चीज को लेकर अब बॉडी अगर यूज्ड टू है, अगर एक डाइट भी आप पर्टिकुलर डाइट खा रहे हो या पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैलोरीज खा रहे हो, उसको लेकर बॉडी यूज्ड टू है, कोई रिजल्ट चाहिए तो उसको थोड़ा हिलाना पड़ेगा। सो इसीलिए अपने आप को धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में इम्प्रोवाइज करो। और आप अभी जब बात कर रहे थे तो आपने मेंशन किया कि प्रोटीन को इवेंचुअली बढ़ाओ, राइट, ताकि वो आपकी बॉडी में जैसे एब्जॉर्ब हो रहा है उसके हिसाब से यू हैव टू चेंज योर डाइट। बट प्रोटीन ना यूजुअली इंडियन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता बहुत सारे लोगों के, राइट, बिकॉज हमारे गट मेस्ड अप है। सो इफ यू कुड थ्रो सम लाइट ऑन दैट, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिन का 1 ग्राम प्रोटीन ले रही हूँ मेरे बॉडी वेट के हिसाब से, सो मैं क्या बेस्ट वे है कि वो मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो एंड इट गिव्स मी दी एडेड बेनिफिट्स ऑफ इट। ठीक है, देखो, प्रोटीन क्यों नहीं डाइजेस्ट होता? प्रोटीन, हमारी जो स्टमक के अंदर एसिड होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब वो कम होता है ना, तब जाके हमें प्रोटीन डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि एसिड ज्यादा है और लोगों को एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ लो स्टमक एसिड, नॉट हाई स्टमक एसिड। जो हमारा एसिड है वो अच्छा, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज्यादा होना चाहिए, पर वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, ताकि वो जो हम प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन इज अ हैवी न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट फॉर द बॉडी। तो अगर एसिड अच्छा होगा तो प्रोटीन डाइजेशन अच्छी हो जाती है, इजी हो जाती है बॉडी के लिए, ठीक है। तो अब मैं प्रॉब्लम कहाँ आई? लो स्टमक एसिड की, जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट हो रहा। अब लो स्टमक एसिड को हम नॉर्मल कैसे करोगे? उसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे ईजीएस्ट तरीका है वो ये है कि यू स्टार्ट हैविंग लेमन वाटर विद योर मील्स। अगर हर एक मील के साथ, हाँ, अगर आपने प्रोटीन अपना बढ़ाया है, यू आर फोकसिंग कि मैं हर मील में प्रोटीन लूँ और मैं अब प्रोटीन पे ध्यान दूँ, तो इनिशियली आई वुड से स्टार्ट हैविंग लेमन वाटर विद योर मील्स, with your lunch, with your dinner. By lemon water I don't mean उसमें आप शुगर ऐड करके ले रहे हो, plain one, नींबू निचोड़ो 1 ग्लास पानी में और उसको पी लो। नॉर्मल वाटर। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जब ये लेमन वाटर ले लोगे धीरे धीरे, फिर 15-20 दिन ले लो इसको, देन स्विच टू एप्पल साइडर विनेगर। अगर प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो, अगर तो हो रहा है इट्स गुड, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। पर अगर नहीं हो रहा, स्टमक एसिड को बढ़ाना पड़ेगा। फिर देन अगर स्टार्ट विद लेमन वाटर, कंटिन्यू 15 दिन के बाद
स्टार्ट टेकिंग एप्पल साइडर विनेगर। अब लोग बोलेंगे कि एप्पल साइडर विनेगर तो हम ले नहीं सकते, हम इट्स वेरी खट्टा और वो कैसे लें, और उसकी ये इशू है वो इशू है, बट इट्स गुड, वो आपके स्टमक एसिड को बैलेंस करता है, आप अच्छा प्रोटीन ले पाओगे। तो यू सी लाइक दिस ना, व्हाट यू आर टेकिंग वर्सेस द थिंग दैट यू आर ईटिंग, जिसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। सो ये सब और मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है प्रोटीन? देखो, आपको सिम्टम्स आते हैं, जैसे आपने सपोज मान के चलो कोई मील खाई, आपने अंडे खाए फॉर एग्जांपल, आपने चपाती खाई, आपने एग भुर्जी विद रोटी खाई, ठीक है, आपका प्रोटीन अच्छा है इस मील में। अब आपको खाने के बाद ना तुरंत आपको फील होगा कोई डिस्कम्फर्ट, आपके पेट में कुछ ऐसे आपको ब्लोटेड फील होने लग जाएगा, आपको हेवीनेस फील होने लग जाएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइजेशन में गड़बड़ तो है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका यही है कि लेमन वाटर डालो, इससे बहुत बेटर होती है। एटलीस्ट आप शुरुआत कर सकते हो यहाँ से। जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा, आपको ब्लोटिंग नहीं हो रही, फीलिंग फाइन आफ्टर ईटिंग, तो इसका मतलब अब्जॉर्ब हो रहा है आगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेन हमें जो एक साइन आता है जो बॉडी देती है, वो हमें आ जाता है 2 घंटे के बाद, जब वो चीजें डाइजेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो वहां से हमने ध्यान रखना है। ब्लोटिंग मतलब इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज नाउडेज आल्सो। मतलब हर किसी चीज को, हर सेकंड पर्सन को ब्लोटिंग हो रही है। मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लोटिंग हो रही है। सो अगेन प्रोटीन वाला इज द प्रॉब्लम। प्रोटीन वाला, हाँ, मतलब ऐसा होता है कि ब्लोटिंग का हमेशा ऐसा रीजन नहीं होता प्रोटीन, बट हाँ, अगर आपने अपनी डाइट में कोई भी और चेंज नहीं किया और सिर्फ प्रोटीन डाला हुआ है अपनी डाइट में इन टर्म्स ऑफ वे प्रोटीन, या फिर कोई प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हो, तो मैं बोलूंगी कि हाँ, प्रोटीन से प्रॉब्लम आ रही है। पर अगर आप बोलो कि प्रोटीन आप काफी टाइम से लेते आ रहे हो, पर आपने अपनी डाइट में और भी कुछ चेंजेस करे, कोई ऐसी वैसी चीजें डाली हैं, तो किसी भी चीज से ब्लोटिंग हो सकती है। कोई भी चीज, एक बादाम, मतलब 5 बादाम भी आपको रिएक्शन दे सकते हैं, कैन बी अ साइन ऑफ ब्लोटिंग। वो देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज है जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही। इट्स नॉट ऑलवेज द प्रोटीन जो विलन होता है, बहुत चीजें हो सकती है। हाँ, बट नया अगर प्रोटीन डाला है एंड ब्लोटेड फील कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो विलन की बात हुई तो कार्ब्स को सब लोग सबसे ज्यादा विलन बोलते हैं ना। मतलब अगर कोई भी है फीमेल्स को, तो सबसे ज्यादा बोलेंगे कि आप कार्ब सबसे पहले कंट्रोल करो, राइट, या फिर कट डाउन नहीं कर दो बिल्कुल। सो इज इट करेक्ट? मतलब मेरे को कार्ब्स बिल्कुल ही कट डाउन कर देने चाहिए, या फिर आई शुड मैनेज देम और ईट देम इन अ सर्टेन क्वांटिटी, या फिर कुछ मैं मिक्सचर बना करके कार्ब्स का खाऊं इन अ वेस्ट? फॉर एग्जांपल बाजरा रोटी इन प्लेस ऑफ द नॉर्मल व्हीट रोटी दैट आई ईट, वो कैसे करूं? हाउ डज दैट? आपको पता है बाजरा से भी ब्लोटिंग होती है। हाँ, बाजरा इज आल्सो वेरी हेवी टू डाइजेस्ट। ब्राउन राइस से बहुत ब्लोटिंग होती है लोगों को। देखो, कार्ब्स का विलन नहीं है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन का एक्चुअल जो फ्यूलिंग आता है ना, वो कार्ब से ही आता है, ठीक है। बट एक तरीके से विलन है भी, ओवरडू नहीं करना कार्ब्स। जैसे मैंने बताया 25% ऑफ योर प्लेट शुड बी कार्ब्स। मतलब रोटी के नाम पे 4 रोटी खाने की जरूरत नहीं है। बैलेंस करो प्लेट को, उसमें प्रोटीन भी डालो, फाइबर भी डालो, फैट भी डालो, सब कुछ डालो, और फिर कार्ब्स डालो एंड में, ठीक है। तो 1 रोटी खाओ, रोटी इंजॉय करो, यू कैन इंजॉय योर कार्ब्स, नो प्रॉब्लम। होल कार्ब्स प्रेफर करो, जैसे कि किनोआ ले लो, ठीक है, मिलेट्स में रागी ले लो, ज्वार ले लो, दीज आर फाइबर रिच कार्ब्स। जितना फाइबर होगा कार्ब्स में, उतना हमारी बॉडी में कार्ब्स प्रॉब्लम कम क्रिएट करेगा। जितना सिंपलर होगा कार्ब्स, उतना प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा। बाय सिंपल कार्ब्स आई मीन मैदा, इट्स अ सिंपल कार्ब। तो शुगर इज ऑल्सो अ सिंपल कार्ब। तो जितना सिंपलर होगा, उतना समझ लो प्रॉब्लम है। मतलब आपको फटाफट एनर्जी मिल जाएगी, फिर तुरंत आपको भूख लगेगी, आपका सारा ईटिंग पैटर्न खराब होगा, आपका सारा मेटाबॉलिज्म खराब होगा। वो पूरा रिलेटेड है। बॉडी भी कंफ्यूज हो जाएगी कि मैंने फैट स्टोर करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या करूँ मैं। हाँ, तो कार्ब्स से को दिक्कत तो करता है, बट स्मार्ट प्ले करो ना। हैव फाइबर रिच कार्ब्स लाइक किनोआ ले लो, ज्वार, बाजरा, रागी। बाजरा इफ इट सूट्स यू, एंड राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स। राइस को भी, जैसे किसी ने अगर चावल खाने हैं, तो 2 कटोरी चावल ले लिया और इतनी सी राजमा ले ली, या फिर इतनी सी दाल ले ली, इज कम्प्लीटली रॉन्ग। टेक वेजिटेबल पुलाव, उसमें खूब सारी सब्जियां डालो, ठीक है, या फिर 1 कटोरी चावल ले लो, साथ में 1.5 कटोरी राजमा ले लो विद गुड करी। यू हैव गुड प्रोटीन, लेसर कार्ब्स। कार्ब्स लो पर कम लो। प्लेट के अंदर ध्यान दो कि मेरी प्लेट में कितने कार्ब्स हैं, और सिंपल कार्ब्स को तो अवॉइड करो। और सिंपल कार्ब्स का यूजुअली फीमेल्स में सबसे ज्यादा क्रेविंग होता है ना, शुगरी फूड्स का, या फिर ऐसे। सो इज इट बिकॉज ऑफ सर्टेन हार्मोन जो मेरे इम्बैलेंस्ड है? व्हाट हार्मोन इज इट अकॉर्डिंग टू, जो मेरे को बहुत ज्यादा क्रेविंग्स दे रहा है फॉर डिफरेंट फूड्स? सी, नॉट एग्जैक्टली अ स्पेसिफिक हार्मोन, बट
जो क्रेविंग्स होती है वो कार्ब्स की, सो बेसिकली वो इंसुलिन का ही सारा जो खेल है, इंसुलिन डिसाइड करता है हमारी ब्लड शुगर सेल्स में जा रही है, क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ से दिक्कत आ रही है। इंसुलिन इज द हार्मोन दैट डिसाइड्स, इंसुलिन निकलता है पैंक्रियाज से, ठीक है। तो वो सारा जो चैनलिंग है वो गड़बड़ हो जाती है। जितना सिंपल कार्ब्स खाओगे या जितना ज्यादा कार्ब्स खाओगे, आपको उतनी भूख लगेगी, उतनी क्रेविंग होएगी, उतना ही आपको मीठा खाने का मन करेगा, उतनी ही आपको मिठाई खाने का मन करेगा। तो ऐसा रहता है, जितना अच्छा प्रोटीन होगा, जितना अच्छा फाइबर होगा, सब्जियां वब्जियां होंगी, उतना ही आपको भूख भी कम लगेगी। आपको लगेगा यार 4 घंटे हो गए, भूख नहीं लग रही मुझे, ऐसा रहता है। क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ब्रेक डाउन धीरे होते हैं। एग्जैक्टली, इट टेक्स टाइम फॉर द बॉडी, एंड वो बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी। आप देखो, आप अपनी बॉडी को किस डायरेक्शन में लेके जा रही हो, है ना। आप do you want to add years to your life or do you want to take away years from your life? कार्ब्स का पूरा डायरेक्ट लिंक है उस चीज से ना। एंटी एजिंग लॉन्जेविटी इन अ वे फीमेल्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा टची टॉपिक भी होता है, प्लस बहुत सारी फीमेल्स देख भी रही होती हैं इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आइडियली अगर एक फीमेल है जिसको एंटी एजिंग करना है या फिर अपनी स्किन हेल्थ को मेंटेन करना है, बॉडी हेल्थ को मेंटेन करना है, प्लस अपना लाइफ स्पैन बढ़ाना है, राइट। सो यूजुअली इंटरनेट पर अगर हम सर्च करेंगे तो सिर्फ सप्लीमेंट्स आते हैं कि आप XYZ सप्लीमेंट ले लो या फिर ये वाला क्रैश डाइट कर लो या फिर XYZ चीजें। सो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द करेक्ट वे टू गो फॉर एंटी एजिंग थिंग्स एंड हाउ टू इंक्रीज द लॉन्जेविटी ऑफ आवर लाइव्स? देखो, सबसे पहला और सबसे अंडररेटेड आई वुड से स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की डेट में हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, जैसे मैंने बताया कि डील करना भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो सॉर्ट करो कि मैं क्या करूं कि मेरा स्ट्रेस मैं मैनेज कर सकूं। व्हाइल मैनेजिंग स्ट्रेस, आई एम नॉट सेइंग कि इंसान बोले कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड कि मुझे इन चीज़ों की इतनी टेंशन नहीं लेनी, मुझे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे मैं अपना रिएक्शन दूँ, कितना मुझे मतलब कितना मैं हैप्पी रहूँ, कितना मैं रिलैक्सड रहूँ। हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेस का बहुत मेजर रोल है इन लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ एंड इन एंटी एजिंग। और जो लोग कहते हैं ना स्ट्रेस लेते हो तो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, वो बात बिल्कुल सच है। खास करके इस एज में 35 to 40 में इट्स वेरी वेरी ट्रू। सेकेंड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो हमने बात करी। इट्स द मतलब the most underrated thing, so but it's very very important. And third comes the diet. देखो, supplements का भी बहुत एक major role होता है for people who think कि supplement से ये हो जाता है, वो हो जाता है। अगर आप गलत तरीके से consume करोगे then definitely it's a problem, but किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस से करो, उसका बहुत मेजर रोल होता है। देखो, अगर अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या B12 की डेफिशिएंसी है या आयरन की है, आपको उससे बहुत सिम्टम्स आएंगे। आप जितना मर्जी वो डाइट के थ्रू कर लो, बहुत सारी चीजें डाइट के थ्रू नहीं पूरी होती। मैं अगर आपको बोलूं कि आप दिन में 20 संतरे खा लो, आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स का अपना इंपॉर्टेंस है, तो उसको वो नहीं करना, निग्लेक्ट नहीं करना। कहीं कहीं जरूरी है बट नॉट एवरीवेयर। सप्लीमेंट्स कौन से हैं, विल डिस्कस अबाउट इट, बट दे आर इम्पॉर्टेंट। नॉट टॉकिंग अबाउट डाइट में, लाइक आई सेड, प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नाउ एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। इस टाइम पे ना हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। वो तो खैर हमेशा किसी भी एज के इंसान को हो सकता है, बट खास करके इस टाइम पे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालने चाहिए अपनी डाइट में। लाइक बेरीज हो गए, है ना, एंड फ्रूट्स हो गए, कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजीज हो गए। तो ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है और ये हमें अपनी डाइट में ज़रूर डालना चाहिए। ओके। एंड इसके अलावा सप्लीमेंट्स जैसे आपने बोला, तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स मतलब हर एक फीमेल को लेने चाहिए आपके हिसाब से, जो कि उनको हेल्प कर सकते हैं टू मेंटेन देयर ओवरऑल हेल्थ? ओके, देखो, omega-3 इज अ वेरी वेरी गुड सप्लीमेंट टू ऐड एट दिस टाइम। omega-3 हमारी फिश से आता है, फिश ऑयल सप्लीमेंट होता है। बट अगर किसी ने वेगन फॉर्म लेना है तो फ्लैक्सीड का सप्लीमेंट भी आता है, फ्लैक्सीड ऑयल, सो वो ले सकते हो। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है सिंपल फ्लैक्सीड ऑयल लेकर उसको अपनी मील्स में ऊपर से 1 चम्मच आपने स्प्रिंकल कर लिया, सो आपका यहाँ से भी पूरा हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हो। दिस इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, दिस इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी टेक्निक टू ऐड इट इन योर डाइट, एंड दिस हैज अ वेरी ह्यूज रोल टू प्ले। सो आइदर आप omega-3 का ले लो या फ्लैक्सीड ऑयल का ले लो, ठीक है। उसके बाद आप विटामिन सी, जैसे मैंने बताया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, सो विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन सी
ऐड करना इस टाइम पे डेफिनेटली विद द एडवाइस ऑफ एन एक्सपर्ट इज अ वेरी वेरी गुड आइडिया टू ऐड इट दिस टाइम, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उससे। विटामिन डी डेफिशिएंसीज देखो, विटामिन B12, ये बेसिक डेफिशिएंसीज हैं जो चेक करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये डेफिशिएंट है कोई इंसान इसमें, तो जितना मर्जी आप एक होता है ना वो बेस ऑफ द पिरामिड, वो यही है B12 एंड D। इसके ऊपर आप बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे अगर यही लैकिंग है ना? तो ये बेस डेफिशिएंसीज को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने भी बोला इन्फ्लेमेशन है ना, फ्लैक्सीड ऑयल एंटी इन्फ्लेमेटरी है आजकल बॉडीज में सबके बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, राइट? सो उसके लिए व्हाट डू आई डू इन द मॉर्निंग और प्रोबेबली विद माय डाइट्स, ताकि मेरे को इन्फ्लेमेशन ना हो एंड आई कैन स्टे इन द बेस्ट ऑफ माय हेल्थ। अब हम मुझसे ये पूछो कि सबसे बिगेस्ट इन्फ्लेमेटरी फूड कौन सा है? आप बताओ। शुगर। हाँ, सब द मोस्ट। शुगर को मैं बिल्कुल ही कट डाउन कर दूं, जीरो कर दूं, would that be helpful for me? सी अब बिल्कुल कट डाउन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, शुगर क्या है? शुगर हमारे कार्ब्स में शुगर ही है। देखो टेबल शुगर तो मैं बोलूंगी बिल्कुल ही कट डाउन कर, द वाइट शुगर बिल्कुल ही कट डाउन कर दो, ठीक है? यू कैन रिप्लेस इट विद हनी, यू कैन रिप्लेस इट विद जैगरी, ठीक है? जैगरी भी वैसे सेम ही काम करता है, बट या स्टिल अ बेटर ऑप्शन, थोड़ा क्वांटिटी कम करके। व्हाइट शुगर तो बिल्कुल ही कट डाउन कर दो, हनी डाल दो, या फिर देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड मॉन्क फ्रूट स्वीटनर, वो एक नेचुरल स्वीटनर होता है, वो डाल लो अगर टेस्ट उसका टेस्ट ऐसे अच्छा ही होता है। हनी इज अ गुड ऑप्शन, तो ये कर सकते हो। बट अगर मैं कार्ब्स की बात करूं, कार्ब्स भी चाहे रोटी खा रहे हो, रोटी हमारे बॉडी के अंदर जाके शुगर में ही कन्वर्ट हो रही है, तो वो भी शुगर ही है। तभी हम बात कर रहे थे बैलेंस प्लेट की, जो मैंने कहा कि आप ध्यान दो कि 25% आपकी प्लेट कार्ब्स होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान जो सुन रहा है वो ऐसे करे कि वो जितना खा रहा है उसे ट्रिपल खाना शुरू कर दे, आधी प्लेट फाइबर हो जाए, बाकी प्रोटीन का। ऐसे नहीं। चाहे आपकी डाइट, आप यूजुअली एपेटाइट अगर आपकी ऐसा है कि आप एक ही रोटी खाते हो, तो आप ऐसा करो कि एक रोटी के साथ आप चीजें अपनी थोड़ी बहुत मिक्स एंड मैच कर लो। उसमें थोड़ा प्रोटीन भी होना चाहिए, आपकी फाइबर्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए। क्वांटिटी आप चाहे उतनी ही ले लो, पर प्लेट को बैलेंस करो। करेक्ट। सो यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग, आपने जैसे बोला कि डाइट को मैनेज करो, राइट? कि डाइट तो लोग फिर भी मैनेज कर लेंगे, बट क्रेविंग होती है स्नैक्स की, राइट? और स्नैक्स में यूजुअली हेल्दी ऑप्शंस नहीं होते हैं। सो स्नैकिंग का जब टाइम होगा, मैंने पूरा दिन तो डाइट किया, अपना प्लेट मेंटेन किया, और स्नैकिंग के टाइम पे मैंने प्रोबेबली बिस्किट खा लिया या फिर कुछ और खा लिया। सो उसके क्या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? देखो, जैसे आपने बोला बिस्किट, अगर आप कोई बिस्किट खाना किसी को पसंद है, तो बिस्किट को भी इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। जैसे क्रैकर्स होते हैं, तो क्रैकर के साथ आपने थोड़ी सी हमस ले ली, तो आपने कार्ब के साथ प्रोटीन ले लिया। दिस इज अ बेटर वे, क्योंकि फिर आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और हमारी ऑडियंस के लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो भी कर रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि आपको अपनी डाइट पूरी उथल पुथल कर देनी है। आप जो भी कर रहे हो ना, आप उसमें से भी एक दो कदम आगे जाके आप उसको बेटर कर सकते हो, ताकि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स ना हो। जरूरी नहीं कि सब कुछ 360 डिग्री चेंज ही कर देना है। छोटे छोटे ट्वीक्स करो एंड सी द रिजल्ट्स। एंड बेस्ट 5 स्नैक्स ऑप्शन जो प्रोबेबली आप दे सकते हैं। डेफिनेटली। सो माय फेवरेट इज ग्रीक योगर्ट विद बेरीज। आई लव दैट एंड इट्स अ वेरी गुड स्नैक। इसमें प्रोटीन भी है, थोड़े से कार्ब्स भी हैं, एंड हाँ जी, फाइबर भी है। सो दिस इज अ वेरी गुड स्नैक। एवोकाडो टोस्ट इज अ वेरी गुड स्नैक ऑप्शन। मल्टीग्रेन टोस्ट, उस पे थोड़ा सा एवोकाडो मैश लगा के, वो भी एक स्नैक में आप ले सकते हो। देन हमस विद क्यूकम्बर स्टिक्स, अगर किसी ने बहुत ही हेल्दी में जाना है, सो हमस विद क्यूकम्बर स्टिक्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन इवनिंग के लिए, ठीक है? रोस्टेड मखाना इज अ वेरी गुड ऑप्शन। रोस्टेड चिकपीज इज अ वेरी गुड ऑप्शन। रोस्टेड चना बहुत अच्छा है, गुड प्रोटीन। किसी को अगर पीनट एलर्जी नहीं है, तो पीनट मसाला ले लिया थोड़ा सा। तो and people prefer peanut butter also nowadays. What do you think? Is it good for your health? Yeah, it's good. बस सोर्स ऑर्गेनिक होना चाहिए, अनस्वीटेंड होना चाहिए, उसमें एडेड शुगर नहीं होनी चाहिए। तो सोर्स चेक करके लो एंड लेबल पढ़ के लो। एडेड शुगर है फिर तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, मतलब then it's not doing good. या अपने घर पे बना लो पीनट बटर। आजकल तो लोग घर पे भी बनाने लग गए हैं। इट्स अ वेरी गुड इजी वे टू प्रिपेयर, तो घर पे भी बन जाता है। अंडरस्टूड। ऑल्सो जब स्नैकिंग की बात हो रही है, तो यूजुअली आजकल एक और टर्म बहुत ज्यादा चलता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट? या फिर फॉर एग्जांपल व्हाट डू वी कॉल इट, रिस्ट्रिक्टेड टाइम जोन्स ऑफ ईटिंग फूड इन अ वे। सो इज इट बेनिफिशियल फॉर पीपल? या फिर अगर फॉर एग्जांपल फीमेल्स में इतने हार्मोनल इशू आ रहे हैं आजकल, राइट? और मैं वो फास्टिंग वाला पैटर्न भी फॉलो कर रही हूँ, सो वो मेरे हार्मोन्स को और ज्यादा इम्बैलेंस नहीं कर देगा एट टाइम्स, या फिर उनको बैलेंस करने में हेल्प करेगा? देखो,
इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक बहुत जैज वर्ड है आज की डेट में। मतलब लोगों को लगता है बस वेट लॉस करना है तो बस इंटरमिटेंट कर लो, चाहे दिन में आप छोले भटूरे खा रहे हो। लोगों को ये लगता है इंटरमिटेंट के बारे में, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंटरमिटेंट पहली बात तो ये कि कोई अगर किसी इंसान को हॉर्मोन्स का इशू नहीं है, जो हम बात कर रहे थे पीसीओएस, थायराइड, ये कोई इशू नहीं है, तो भी गलत तरीके से इंटरमिटेंट करना इज रॉन्ग। बाय गलत तरीका आई मीन आप दिन भर में ट्रैश खा रहे हो और आप 5 बजे तक खा रहे हो और आप बोल रहे हो कि बस इसके बाद तो मेरी अब इंटरमिटेंट शुरू हो गई है, अब मैं सुबह तक कुछ नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। तो ये तो गलत है और ना इससे आपको रिजल्ट मिलने वाला है और ना इससे आपकी बॉडी को कोई फायदा मिलने वाला है। अगर करनी है इंटरमिटेंट तो सही तरीके से करो। अपनी डाइट, अगर जंक खाना है, चीट मील लो, तरीके से लो, बैलेंस करके चलो, दिन भर में अच्छा खाओ, न्यूट्रिशन रिच फूड खाओ, तब तो आपको इंटरमिटेंट के फायदे मिलेंगे, नहीं तो भूल जाओ। दूसरी चीज, जिन लोगों को हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है, जैसे कोई पीसीओएस है केस, या फिर थायराइड इशू है ना, या डायबिटिक्स हैं, या कोई गट वाले इश्यूज हैं, जैसे कि किसी को एसिडिटी होती है या एसिडिटी से माइग्रेन होता है, तो इन लोगों को बिल्कुल भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के केस में हॉर्मोन्स पहले से ही मेस्ड अप है और इंटरमिटेंट उसको और खराब कर देगा। वेट लॉस की जगह और इश्यूज ही बढ़ जाएंगे बॉडी के अंदर। सो इसलिए बेटर है कि यहाँ पे इंटरमिटेंट ना ट्राई करें। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ राइट, मेरे को अगर मैं बहुत टाइम भूखी रहूँ तो मेरे को माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। Exactly. जैसे बहुत सारे फीमेल्स को सेम चीज होती है। सो कई बार जैसे हम लोगों के इतने रिचुअल्स होते हैं, वी बीइंग इंडियंस बहुत ज्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी और इन सब की तरफ रहते हैं राइट। सो जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, सो हम लोग क्या करेंगे, फास्ट रखेंगे, ऑल ऑफ अ सडन शाम को कुछ खा लेंगे, देन आपका माइग्रेन ट्रिगर हो जाएगा बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन आपने कुछ तो हैवी खा लिया है। सो उसको हाउ डू वी मेंटेन? ओके देखो, आपने नवरात्रि की बात करी, मुझे एकदम से माइंड में आया कि लोग फास्ट के नाम पे सुबह सुबह अपने घर पे आलू का कुकर चढ़ा देते हैं, है ना। सो ऐसे नहीं करना है। अगेन आलू इज कार्ब्स, आलू इज ऑल्सो कार्ब्स, तो ऐसे नहीं करना है। खा रहे हो तरीके से खाओ एंड लिसन टू योर बॉडी। आई वुड से अगर आपको लगता है कि आपको हर 2 घंटे में खाने की जरूरत है, तो अपनी बॉडी को सही खाना दो, इंस्टेड ऑफ बहुत देर तक अपने गैप्स दे दिए। एंड ये मत करो कि हर 2 घंटे में खा रहे हो तो लिवरेज ले रहे हो कि कुछ भी खा रहे हो। फिर अपनी मील्स को प्लान करके चलो। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं, जो बोलते हैं कि हमने डाइट करनी है, हमने वेट लूज करना है, हमारी ये प्रॉब्लम भी हमने है ठीक करनी है, तो वो बोलते हैं कि हम खा सिर्फ दिन में 3 बार ही सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, बिकॉज दे आर डूइंग ओके विद इट। तो हमें उनका डाइट उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। बट इफ समबडी इज डीलिंग विद एन इशू लाइक एसिडिटी, तो उसको मैं कैसे दे दूं ना कि सिर्फ ब्रेकफास्ट से 5-4 घंटे के बाद लंच नहीं हो सकता। आपको बीच में एक हेल्दी स्नैक डालना पड़ता है, आपको शाम को भी एक स्नैक डालना पड़ेगा। प्रिपेयर योर मील्स देन, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। करेक्ट, लिसन टू योर बॉडी। करेक्ट। एंड जब आप बोल रहे हो कि आपको मील्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, सोच के चलना पड़ता है, प्रोबेबली कोई एक छोटा सा क्रैश डाइट दैट यू कैन गिव, दैट दैट हेल्प्स फीमेल टू मेंटेन देयर हार्मोन्स आल्सो इन अ डे, प्लस उनको हेल्दी फैट्स, हेल्दी प्रोटीन्स, हेल्दी कार्ब्स मिल रहे हैं उस डाइट से। डेफिनेटली वी विल डू दैट। वी विल टॉक अबाउट वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ। तो देखो, अगर कोई इंसान वेजिटेरियन है, एडिंग अ मूंग दाल चीला इन द ब्रेकफास्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ब्रेकफास्ट अपना मूंग दाल चीला करो, उसमें थोड़ी वेजीज डालो, 1 या 2 चीलाज यू कैन हैव विद कोकोनट चटनी और मिंट चटनी। और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो एक मूंग दाल चीला विद 2 एग्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। आपका यहाँ पे प्रोटीन भी आ गया और आपका फैट्स भी आ गया। योग से डरो मत, बट योग का मैं ये बोलूंगी कि ओवरडू भी मत करो। अगर आप 3 एग्स खा रहे हो तो टेक 1 योग, अगर आप 2 एग्स खा रहे हो तो भी आप 1 योग लो, पर अगर आप 4 वाइट्स खा रहे हो देन यू कैन टेक 2 योग्स। तो योग 1 या 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ब्रेकफास्ट में ऐसे कर सकते हो। देन मूविंग ऑन टू स्नैक्स एट मिड मॉर्निंग, उसमें आप जैसे मैंने बताया ग्रीक योगर्ट ले सकते हो, फ्रूट चॉप करके उसमें डाल सकते हो, नट्स एंड सीड्स थोड़े से डाल सकते हो, ये कर सकते हो उस टाइम पे। या फिर लस्सी ले सकते हो, कोई फ्लेवर आपको जो पसंद है उसमें मिंट डाल लिया या जीरा डाल लिया, जो भी। सो अगेन ये भी प्रोटीन रिच ऑप्शन है, वेरी इजी ऑन द गट ऑल्सो। तो ये आप अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में रख सकते हो। लंच में अगर मैं बोलूँ, आई वुड सजेस्ट रिप्लेस योर सिंपल रोटी विद आइदर ज्वार रोटी या रागी रोटी या ओट्स रोटी। अगर सिंपल रोटी ही खानी है तो फिर बाकी कटोरियों में अच्छा प्रोटीन लो। टेक मटर मशरूम की ग्रेवी ले लो, या फिर चिकन करी ले लो थोड़ी सी, या फिर वेजिटेबल पुलाव ले लो साथ में। अगर वेजिटेबल पुलाव है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो उसमें थोड़े से एग्स डाल लो, एग वाइट चॉप करके डाल लो। तो ऐसे आप अपना लंच को
बैलेंस कर सकते हो। करेक्ट। एंड यूजुअली लोग स्किप करते हैं फिर डिनर वाला पार्ट है ना, हाँ। बोलते भी है कि लाइट खाओ या फिर 7-8 बजे तक खा लो टाइप। हाँ। सो उस पे इफ यू कुड थ्रो सम लाइट कि अब क्या करें। ओके देखो वो बहुत ट्रिकी चीज होती है। अगर आप देखो डिनर में इफ यू कैन स्किप कार्ब्स है ना, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। पर देर आर मेनी पीपल हु आई सी जो डिनर के नाम पे बोलते हैं हम लाइट खा रहे हैं एंड रात को 12 बजे जब उनको भूख लगती है देन दे एंड अप ऑर्डरिंग स्विगी और जोमेटो। तो वो नहीं करना है। या तो आप अपना पेट भर के पूरा ठीक से खा लो और सही खाना खा लो कि आपको रात को वो दिक्कत ना आए। अगर आप ऐसे मेंटेन कर पा रहे हो वेल एंड गुड। अगर आपकी भूख ही कम है, डिनर में आपको खाना ही नहीं है, तो और भी अच्छी बात है, कार्ब्स अवॉइड करो डिनर में। हैव थिंग्स लाइक वेजिटेबल कबाब ले लिया या उसका एयर फ्रायर में उसको बना के उसकी टिक्की टाइप बना लिया, लाइक बीटरूट पीस की टिक्की ले ली या मूंग दाल की टिक्की ले ली, या फिर घर का बना हुआ आपने कोई सैलेड ले लिया, स्प्राउट सैलेड ले लिया है ना। या फिर अगर आपको सपोज वर्मीसेली अच्छी लगती है तो आजकल तो राइस वर्मीसेली भी आने लग गई है, सो राइस वर्मीसेली में आपने खूब सारी वेजीज डाल के ले लिया, थोड़ी सी वर्मीसेली ले ली एंड बाकी वेजीज ले लिया। वेरी लाइट डिनर ऑप्शन। तो आप डिनर्स में ये सब कर सकते हो। किसी को अगर चिकन पसंद है तो हैविंग ओनली चिकन इन डिनर विद मे बी वेजिटेबल सूप, तो आपका फाइबर भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, दिस इज अ गुड ऑप्शन। आप कोई 5 सुपर फूड्स बता सकते हो जो ऑडियंस खा सकती है टू जस्ट मेंटेन देमसेल्व्स एंड लीड अ हेल्दी लाइफ। डेफिनेटली नंबर 1 पे हमारा आएगा प्रोटीन। ब्रैकेट में बड़ी सारी चीज़ें आ सकती है जो हमने डिस्कस करी है। नट्स आ सकते हैं, एग्स आ सकते हैं। अगर वेजिटेरियन है वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। चिकपीस आ सकते हैं, चना, राजमा। ये मैं एक ही कैटेगरी दे रही हूँ क्योंकि इसके बिना तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। करेक्ट। ठीक है। नंबर 2 पे आएगा एवोकाडो। एवोकाडोज आर एक्सपेंसिव बट देन इट्स अ सुपर फूड। बहुत बेनिफिट्स है उसके। हेल्दी फैट है, वेरी लाइट ऑन योर गट, डाइजेशन बहुत अच्छा है। तो एवोकाडो इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर superfood category. Number 3 पे I would say berries as a fruit, क्योंकि fruits को हम लोग ना बहुत ज़्यादा वो करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। फ्रूट्स को हमें लगता है कि बहुत हेल्दी है, चलो पूरी प्लेट भर के फ्रूट्स खा लो, बट फ्रूट्स खाने से भी शुगर स्पाइक्स होते हैं। ठीक है। तो बेरीज एक ऐसा फ्रूट है जो आप पूरा बोल भर के खा सकते हो, उसे शुगर स्पाइक नहीं होगा। क्यों? उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो कम होता है एंड इट इज नॉट गोइंग टू कॉज अ शुगर स्पाइक। तो बेरीज एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर ऑल्सो गुड बट मॉडरेशन में। हर चीज खाओ, मॉडरेशन में खाओ। चाहे एप्पल्स खा रहे हो, पपाया खा रहे हो, मॉडरेशन में खाओ। चौथे नंबर पे आइए हमारी सब्जियां। बहुत अच्छा फाइबर है सब्जियों में, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे घिया, तोरी, टिंडा। ये गर्मियों में तो बहुत अच्छा रहता है बट मेनी पीपल डोंट लाइक इट। घिया खाने का भी बहुत अच्छे तरीके होते हैं, लाइक ग्रेट करके घिया डालिए मूंग दाल चीले में। मैं भी ऐसे ही खाती हूँ, सो आई एम गिविंग यू दिस आइडिया। सो सब्जियां बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट में होना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5th नंबर पे आते हैं ऑयल्स। अब ऑयल्स इंसान कौन से ले रहा है? ऑलिव ऑयल इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन टू ऐड इन योर डाइट। देसी घी इज अ सुपर फूड, कोकोनट ऑयल इज अ सुपर फूड। तो ये ऑयल्स की कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Lovely. No, मतलब it was pleasure sitting here with you and understanding from you, क्योंकि हम females usually अपनी health को ना सबसे ज़्यादा importance नहीं देते, right? We take care of everybody around us rather than taking care of ourselves. So anybody who's looking to get their diet done or probably have a consultation, we'll give number of Nikita in the description box down below. You can just reach out to her and learn from her. My pleasure and thank you so much for calling me. And I loved the podcast and sharing all the insights with our audience. I hope लोगों को इससे मदद मिले and people implement all the things that we discussed. And people can come and ask their questions. उनके जो भी queries है, questions है, वो comments में पूछ सकते हैं. And whatever the questions come, उसके accordingly we'll call Nikita again and then we can debug those questions for you guys. Definitely. Looking forward to another episode. Same here. Take care. Thank you. Har Har Mahadev.